हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों, आज है तारीख 24 जून 2025 और दिन है मंगलवार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे विजन आईएएस की अप्रैल मंथ की मैगजीन का सोशल इश्यूज का टॉपिक, जो कि आपका सबसे पहला टॉपिक है वर्क प्लेस ऑटोमेशन, यानी कि कार्यस्थल ऑटोमेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है या आपने देखा ही होगा चैनल पर, हमने हमारी 2 वीडियोस कंप्लीट की हैं और इस चैनल की शुरुआत मैंने स्पेशल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए की थी, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है उसके इंग्लिश में, लेकिन आप देखोगे कि हिंदी में कोई भी लेक्चर उपलब्ध नहीं। और हिंदी वाले बच्चों को, पहले तो हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं, पहले तो उस टॉपिक को देखते हैं इंग्लिश में और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है एक बच्चे के लिए। कम से कम दिन में 2 घंटे एक टॉपिक के लिए, मतलब एक एक पार्ट के लिए देना, एक सेक्शन के लिए। तो आज हम इसी जो सोशल इशू का सेक्शन है, इसी पर हम वीडियो लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स और आई थिंक सिक्योरिटी पर हमने वीडियो डाल रखी है, वो आप एक बार चैनल पर जाएं और देखें। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट ज़रूर दें। और कोई अगर अलग बदलाव की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई बदलाव की ज़रूरत है, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं कि हाँ भाई, ये बदलाव आपको लाना चाहिए, ताकि लेक्चर की क्वालिटी और अच्छी हो सके। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा कार्यस्थल ऑटोमेशन, यानी कि वर्क प्लेस ऑटोमेशन। तो ये टॉपिक सुर्खियों में क्यों रहा था, क्योंकि जो हमारी प्रमुख टेक कंपनियां हैं वो जनरेटिव एआई या एआई की मदद से एआई जैसी नई प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रही हैं, जिससे उनका ग्राहक संपर्क और कार्यस्थल दक्षता में सुधार हो रहा है। और लेकिन इसकी वजह से कर्मचारियों पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जिनकी वजह से उनके बीच चिंताएं बनी हुई हैं। आपने यहाँ पे 2 टर्म देखी, एक तो है देखो जनरेटिव एआई और एक है खाली एआई। जनरेटिव एआई क्या होता है, जो कुछ भी हम जनरेट कर रहे हैं ना, उसी को हम जनरेटिव एआई बोलते हैं। जैसे अभी फिलहाल एक ट्रेंड चला था जिबली का, या जिबली या गिबली, जो भी था, जिबली था या चैट जीपीटी है। हम डालते हैं हमारा क्वेश्चन और वो आंसर एक अच्छा सा फ्रेम करके दे देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव एआई, यानी कि जो कुछ भी जनरेट करके हमें दे रहा है। तो इसीलिए टॉपिक सुर्खियों में आया है, क्योंकि बहुत सारी टेक कंपनियां ना जनरेटिव एआई या एआई को तेजी से अपना रही हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो 2 वर्ड दिए गए हैं, कार्यस्थल ऑटोमेशन, इन्हीं का मतलब पता होना चाहिए। ऑटोमेशन, अगर आप एक बार मैगजीन को भूल जाओ, नॉर्मल सोच के देखो कि ऑटोमेशन क्या होता है। यानी कि ऑटोमेशन क्या होता है कि भाई, जो तकनीक है उसमें ऑटोमेटिक हो जाना प्रक्रिया का, यानी कि बिना किसी मानव के द्वारा उस प्रक्रिया को कर देना। कार्यस्थल ऑटोमेशन क्या होता है, यानी कि जहाँ पर हम काम करें वहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग गई। तो इसकी कार्यस्थल ऑटोमेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, यानी कि किसी कार्य या किसी प्रक्रिया को मशीनों या तकनीक के बजाय, ना मशीनों या तकनीक के जरिए, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के करना, या कम से कम मानवीय हस्तक्षेप से करना। यानी कि जहाँ पर पहले 10 बंदे काम कर रहे थे, वहाँ पर अब उनकी जगह एक मशीन ला दी हमने, और अब वहाँ पर कितने बंदों की जरूरत पड़ रही है, केवल 2 की। तो ये हमने क्या कर दिया, वर्क प्लेस ऑटोमेशन। अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हमारे बैंक। आपको पता है, देखो पहले बैंक में जाते थे, क्या होता था, हमें कुछ भी दिक्कत है, जैसे हमें पैसे निकलवाने हैं, तो हम कहाँ गए, पहले लाइन में लगे, एक इतनी लंबी सी लाइन लग रही थी, उसमें गए, लाइन में लगे, आधे घंटे बाद हमारा नंबर आया, फिर हमने पैसे निकलवा लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब बैंक ने एआई को अपनाया, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी को अपनाया, और उसने क्या डेवलप कर दिया, एटीएम। अब हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, सीधा एटीएम में जाते हैं, एटीएम अपना कार्ड डाला और वो वहाँ से पैसे निकल गए। फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे एटीएम को भी हमने चेंज कर दिया और टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमने क्या स्टार्ट कर दिया, गूगल पे, फोन पे। तो ये क्या है, वर्क प्लेस ऑटोमेशन के उदाहरण है। यानी कि जब हम पहले लाइन में खड़े होते थे, उसकी बजाय हम अपने फ़ोन से ही सब कुछ काम कर ले रहे हैं। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है वर्क प्लेस ऑटोमेशन का। अब बहुत सारी कंपनियां, जो टेक कंपनी हैं, वो इसको अपना रही हैं, तो इसलिए सुर्खियों में आया था। अपना देखो, आपको मैगजीन में नहीं देखना है, आप नॉर्मल सोच के देखो। अगर वर्क प्लेस पर ऑटोमेशन हो रहा है, कार्यस्थल पर ऑटोमेशन हो रहा है, तो उसके क्या क्या तो फायदे होंगे, क्या क्या उसके नुकसान होंगे। ठीक है, आपको ये देखना है। अगर मैं फायदे की बात करूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। अब देखो, मानव तो थक जाता है। मान लो कोई फैक्ट्री है, वो कुछ बना, जैसे फोन बना रही है फैक्ट्री,
अब मानव कितने घंटे काम कर सकता है एक आदमी? 8 घंटे 9 घंटे मैक्सिमम, उसमें भी ब्रेक चाहिए उसको। लेकिन मशीनें क्या करती हैं? मशीनें लगातार बिना थके काम करती हैं, जिससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? उत्पादन में वृद्धि होती है ऑटोमेशन आने से। दूसरा, गुणवत्ता में भी सुधार होता है, क्योंकि अगर मानव काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ संभावना है कि कुछ ना कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो लेकिन जो मशीनें हैं, यानी कि ऑटोमेशन है, जो स्वचालित होती हैं, उनमें त्रुटि रहित उत्पादन सुनिश्चित होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता में सुधार आएगा। फिर तीसरा क्या है? समय की बचत। अब देखो, समय की एक मानव, मान लो बहुत सारी लेबर लगी हुई है फैक्ट्री में आपकी, वो कम उत्पादन कर रही है और ज़्यादा टाइम ले रही है। लेकिन मशीनें उसकी अपेक्षा में क्या कर रही हैं? उत्पादन ज़्यादा कर रही हैं और टाइम भी कम ले रही हैं। तो तीसरा, समय की बचत हो रही है। फिर श्रम लागत में कमी आ रही है। हालांकि हमने मशीन तो श्रमिकों की जगह मशीन को ले लिया, एक बार खर्चा करना पड़ा हमें, लेकिन ऑटोमेशन से क्या होती है? मानव श्रमिकों की आवश्यकता कम हो जाती है और उनको वेतन देने का खर्च भी कम हो जाता है कंपनी का। एक बार तो कॉस्ट आती है, नो डाउट, एक बार तो कॉस्ट आएगी, लेकिन वो कॉस्ट धीरे धीरे प्रॉफिट में चेंज होने लग जाती है। अब तीसरी बात, मानव कितनी देर काम करेगा? 8 या 9 घंटे, लेकिन मशीनें क्या करती हैं? 24x7 काम करने में सक्षम होती हैं। तो ये भी एक फायदा है। फिर और हम सोचे तो क्या हो जाएगा? लागत में कमी, ये मैंने बता ही दिया कि भाई एक बार ऑटोमेशन सिस्टम लगाने के बाद लंबे समय तक जो मानव श्रमिकों की तुलना में ये सस्ता और टिकाऊ काम करता है। ठीक है। और फिर बेहतर डाटा प्रबंधन होता है। बेहतर डाटा प्रबंधन कैसे होगा भाई? बताओ, सोच के देखो, बेहतर डाटा प्रबंधन कैसे होगा? तो देखो, किसी को डिसीजन लेना है, मान लो डिसीजन मानो धीरे लेगा, हो सकता है उसको कुछ टाइम भी लगे लेने में डिसीजन, लेकिन उसकी बजाय मशीनें क्या होती हैं? फैसले जल्दी ले सकते हैं। ये जैसे हम, फॉर एग्जांपल, हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, ये भी तो एक ऑटोमेशन ही है। हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, वो एकदम हमें जितनी इतनी जल्दी आंसर प्रोड्यूस करके दे रहा है जितनी जल्दी एक व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता। तो इसलिए क्या होता है? मशीनें फैसले जल्दी और सही लेने में सक्षम होती हैं। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है वर्क प्लेस ऑटोमेशन का। फिर तीसरा, ग्राहक सेवा में सुधार होता है। ग्राहक सेवा में कैसे सुधार होगा? ये बैंक वाला एग्जांपल लें, अगर हम, मान लो आपका बैंक में एक अकाउंट है, आपकी किसी कारणवश बैंक का खाता वो बंद हो गया, आपको कुछ, मान लो आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर ये ऑटोमेशन है तो आप बैंक में जाओगे, वहाँ कंप्लेन करोगे, तो ये कुछ टाइम भी लगेगा आपका, और क्या होगा? आप दुखी भी हो जाओगे। लेकिन इसी के साथ अगर ऑटोमेशन है तो आपको सीधा जाना, एक पोर्टल होगा बैंक का, मान लो एसबीआई का पोर्टल है आपके पास। अगर आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया तो आप सीधा क्या करते हो? क्रोम पर जाते हो और उसको रजिस्टर कर देते हो, हाँ भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और वहाँ से तुरंत ही फीडबैक आ जाता है कि हम आपका आंसर दे रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक ऑटोमेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इसी के साथ हमने ऑटोमेशन के फायदे देख लिए। अब ऑटोमेशन की कुछ चुनौतियां भी होगी, ये देखो आपकी मैगजीन में दिए गए है, ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ क्या हैं, ये चुनौतियां क्या हैं। लेकिन अगर हम इसको बिना देखे एक अपने माइंड, फ्रेश माइंड से सोचे, बिल्कुल नॉर्मल बंदे की तरह, तो हमें क्या क्या नुकसान या इसके फायदे नजर आते हैं, वही हम देख रहे हैं। अब आप देखो, ऑटोमेशन की क्या क्या चुनौतियां होंगी। अगर मैं सोचूं तो सबसे पहले देखो, ऑटोमेशन रोजगार खा रहा है, तो रोजगार में कमी आ जाएगी। जहाँ पर पहले 20 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अब उनकी जगह केवल 2 बंदे ही काम कर रहे हैं। फिर हाई इनिशियल कॉस्ट है। एक बार आप मशीन ला रहे हो, ये तो है नहीं कि मशीन सस्ती है, बहुत महंगी महंगी मशीनें आती हैं, इसकी वजह से हाई कॉस्ट हो जाती है। इनिशियल प्रारंभिक लागत हाई इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि मशीनों को स्थापित करने में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर साइबर सुरक्षा में खतरे होते हैं। मशीन आजकल हाईजैकिंग का इतना सिस्टम चला हुआ है, एक बार मशीन को किसी ने हाईजैक कर लिया, चोरी हो गया, साइबर अटैक हो गया, जैसी समस्याएं भी सामने आती रहती हैं। फिर तकनीकी निर्भरता ज़्यादा होती है। अगर मशीन में कोई तकनीकी खराबी आ गई तो पूरी तरह से प्रोडक्शन हमारा रुक जाता है, जिससे उत्पादन सेवा में बाधा उत्पन्न होती है। फिर तीसरा क्या है? नैतिक और सामाजिक चिंताएं। कैसे भाई? क्योंकि जैसे जैसे मशीन निर्णय ले लेती हैं, वैसे नैतिक सवाल खड़े होते हैं, जैसे निर्णय में पक्षपात हो सकता है, पारदर्शिता की कमी आ सकती है। फिर तीसरा, इसके अलावा तकनीकी अपडेट की जरूरत होती है।
तो देखो ऑटोमेशन ना तकनीकी तेजी से बदलता रहता है। आज कुछ अलग ट्रेंड है, कल कुछ अलग ट्रेंड होगा, जिससे लगातार हमें उसमें निवेश या अपडेट उसको करना होता है। तो तकनीकी अपडेट की भी समय समय पर ज़रूरत हमें रहती है। इसके अलावा क्या क्या चुनौतियां हैं? कौशल का अभाव। अब देखो जैसे ऑटोमेशन तकनीक है, जैसे एआई है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है, उनको अपनाने के लिए हम क्या चाहिए? तकनीकी स्किल्स चाहिए, जो कि हमारे भारत में कुछ ही लोगों के पास हैं, जो कि सभी कर्मचारियों के पास है नहीं होती। अब श्रमिकों में कुछ असमानता है, क्योंकि कुछ ही श्रमिक होते हैं जो इसको टेक्नोलॉजिकल चेंज है इसको अपनाने में सक्षम होते हैं। कुछ ही परसेंट लोग होते हैं जो इसको अपना लेते हैं, तो ये भी एक हमारी कमी है। फिर प्रबंधन की जटिलता रहती है। ऑटोमेशन के साथ साथ भाई नए नए नियम रहते हैं, गोपनीयता और जवाबदेही जैसे मुद्दे भी उभरते रहते हैं। फिर मनुष्य मशीन तालमेल, सभी कर्मचारियों के साथ मशीन सहज मतलब सभी कर्मचारी मशीन के साथ काम नहीं कर पाते, जिससे कार्य में गड़बड़ी या तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो यही कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको पढ़ाने थे। अब हम इसमें देखेंगे मैगजीन में क्या क्या दिया गया है। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हाँ भाई वर्क प्लेस ऑटोमेशन क्या होता है। यानी कि एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। किसी कार्य या किसी प्रक्रिया को मानव के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ करना, ठीक है, बिना किसी मानव के कम से कम न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ किसी कार्य को करना। इसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जैसे मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ये आपके दिया है देखो, मानव के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ कार्य और प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एआई का यूज ही क्या कहलाता है? वर्क कार्यस्थल ऑटोमेशन कहलाता है। भारत में ऑटोमेशन की क्या स्थिति है? ये तो हमने देख लिया कि ऑटोमेशन के लाभ और फायदे क्या हैं। तो फिलहाल क्या कहा गया है कि भाई वित्त वर्ष 2029 तक भारत के जो औद्योगिक ऑटोमेशन बाजार है उसका साइज कितना हो जाएगा? 29.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वित्त वर्ष, ये आपको याद रखना, डाटा मेंस के लिए काम आ जाएगा कि भाई वित्त वर्ष 2029 तक भारत के औद्योगिक ऑटोमेशन बाजार का आकार 29.43 बिलियन डॉलर पहुंचने की संभावना, यानी कि लगभग 30 बिलियन डॉलर तक का ये बाजार पहुंच जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल कितना है ये बाजार? फिलहाल ये लगभग 17 बिलियन डॉलर ये बाजार है, जो कि 2029 तक 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। अब भारत में कार्यस्थल ऑटोमेशन को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारक क्या हैं? सबसे पहला तो बैंक वाला एग्जाम, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, हमें ज़्यादा से जल्दी ही, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हमें समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाएं, ये देखो पॉइंट दिया गया है, क्योंकि ग्राहक क्या चाहते हैं भाई? हमें कम से कम समय में अच्छा समाधान मिले। बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, आपका जो एक एक आपकी कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी में ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बिक नहीं पा रहे हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट प्रतिस्पर्धी नहीं है बाजार में। तो ऑटोमेशन को अपनाने का यही कारण है कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा। फिर बढ़ती श्रम लागत, मशीन एक बार स्थापित कर देते हैं हम, एक बार तो खर्चा आता है, लेकिन बाद में वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। लेकिन जब हम लेबर्स को जब हम लेबर को वेतन देते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्चीला हमें लगता है। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी है एक, ये भी कारण है भारत में वर्क प्लेस ऑटोमेशन का, क्योंकि धीरे धीरे आबादी है वो यंग आबादी खत्म होती जा रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है, जो कि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये एक टॉपिक आएगा कि उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक बार लेक्चर को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि जो भी आपके साथी हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। फिर दिया गया है कि कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े लाभ क्या हैं। 1 मिनट में देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है या नहीं। लगभग 14 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है आपकी और सब कुछ सही है। तो हाँ, एक बार लेक्चर को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अब कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ क्या हैं? सबसे पहला दिया है कि भाई उपलब्ध कौशल और नौकरी के लिए आवश्यक कौशल के अंतर तथा कार्यबल की उत्पादकता के बीच के संबंध को कम करना, यानी कि स्किल जॉब गैप और वर्क फोर्स प्रोडक्टिव के बीच जो गैप है उसमें ये सुधार करता है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, सब कुछ वही दिया गया है। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। अब आपने मशीनें लगा दी, ऑटोमेशन है, तो वो ये नहीं देखा कि भाई ये आदमी किस जात का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है। वो सब के लिए
समान निर्णय लेगा और समान प्रक्रिया या कार्य करेगा, तो लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है और सामाजिक स्तर के उत्थान को भी ये बढ़ावा दे सकता है। सुरक्षित कार्यस्थल होगा, क्योंकि मशीनें जो खतरनाक और कठिन कार्यों को कर सकती हैं, तो इसलिए सुरक्षित कार्यस्थल भी होगा। बेहतर कार्य जीवन संतुलन, क्योंकि नियमित कार्य के ऑटोमेशन से जो हमारे कह सकते हैं लेबर है, उसको अपनी निजी जिंदगी के लिए अधिक समय मिल पाता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बार बार करने होते हैं, अगर एक आदमी एक ही काम को बार बार कर रहा है तो उसमें मानसिक थकान और बर्नआउट जैसी समस्या आने लगती है। लेकिन मशीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें न तो मानसिक थकान होगी न उसमें बर्नआउट होगा। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए वर्क प्लेस ऑटोमेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर इससे अगला दिया गया बेहतर ग्राहक सेवा। ऑटोमेशन में सेवा, ये देखो बेहतर ग्राहक सेवा कैसे, ऑटोमेशन में सेवा निरंतरता में बनी रहती है, जिससे ग्राहकों के जो प्रश्न होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनका भी समाधान तेजी से होता है, जिससे ग्राहकों के अनुभव को जानना अधिक सुलभ व लाभकारी किफ़ायती हो जाता है। अब निरंतरता बनी रहे, जैसे एआई की मदद से हम सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, तो ये भी एक निरंतरता ही है। तो इसी के साथ ये आपके लाभ दिए गए थे। एक बार आप इस मैगजीन को पढ़ें दोबारा, फिर एक बार क्लास सुनें, और लेक्चर की क्वालिटी अच्छी है तो लाइक कर दें। और अभी हमने चैनल शुरू किया है तो धीरे धीरे हम क्वालिटी को सुधारेंगे ही। और आप देखा होगा कि लेक्चर हमारे ना थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद आ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है। पहली बार स्टार्ट किया था तो लैपटॉप वगैरह भी किसी से मांग के लाने पड़ते हैं, और ये जो सिस्टम है ये भी हर टाइम उपलब्ध नहीं रहता आपकी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगले महीने से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि भाई अगले महीने से वीडियो अच्छी तरीके से पूरी शेड्यूल के साथ आने लग जाएंगे। और आपको ये भी बताना है लेक्चर में कि हम वीडियोस 3-4 दिन में एक डालें, या हम ये करें कि भाई जो पूरी मैगजीन है उसको डिवाइड कर लें, एक एक मतलब आज ये 2 टॉपिक करने हैं, कल 2 टॉपिक करने हैं, ऐसे करके पूरे महीने यानी कि पूरे 30 दिन क्लास आए, यानी कि रेगुलरिटी बन जाएगी एक टाइप से, कंसिस्टेंसी। ठीक है, जैसे द हिंदू एनालिसिस करते हैं वो डेली क्लास लेते हैं, तो आप इस मैगजीन की वैसे डेली क्लास चाहते हो कि भाई डेली हमको 30-30 मिनट पढ़ा दो, 30-30 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाए और वो टॉपिक वाइज हम पढ़ लें। या आप एक ये चाहते हो भाई एक सेक्शन की वीडियो एक बार में आ जाए और दूसरे सेक्शन की वीडियो एक बार में। ठीक है, आपको ये कमेंट में बताना कि भाई सेक्शन वाइज वीडियो चाहिए या टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, और वीडियो 3-4 दिन में एक बार चाहिए या वीडियो डेली चाहिए। तो आप जैसा कहोगे वैसे ही हम आगे शुरुआत करेंगे इस चैनल की। तो अब देखते हैं कि भाई वर्क प्लेस ऑटोमेशन से जुड़ी सामाजिक चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई चुनौतियाँ क्या क्या हैं इसमें। प्रबंधन में जटिलता है, मनुष्य मशीन के बीच तालमेल नहीं हो पाता, सुरक्षा यानी कि डाटा की गोपनीयता कम है, फिर तकनीकी निर्भरता या ब्रेकडाउन का खतरा कि भाई यदि सिस्टम फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है, पर उत्पादन में भी रुकावट आ जाती है। श्रमिकों में असमानता, क्योंकि कुछ ही श्रमिक टेक्नोलॉजी को अपना पाते हैं और जो बाकी हैं वो रोजगार से स्थगित हो जाते हैं। कौशल का अभाव है श्रमिकों में, ये भी बहुत बड़ी समस्या है भारत में। तो ये कुछ समस्याएं थी। अब इसके साथ देखें हमारी मैगजीन में क्या दिया गया है। सबसे पहले बढ़ती आय समानता। बढ़ती आय समानता क्यों भाई, जैसे देखो कार्यस्थल पर ऑटोमेशन हो गया, तो हमें क्या पता है कि भाई उसके लिए ना एक तो उच्च कौशल वाले कर्मचारी चाहिए। अब उच्च कौशल सभी कर्मचारियों के पास नहीं है, तो जिनके पास है केवल उनको ही क्या होगा, रोजगार मिल पाएगा, और जो बाकी है उनको वेतन छूटने का या वेतन स्थिर रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट था। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर अच्छे से दिख जाएगा। अगला पॉइंट है पुनः कौशल विकास में बाधाएं। ये कैसे, देखो ऑटोमेशन हो गया तो हमें डिजिटल साक्षरता चाहिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक असमान पहुंच होती है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को हम प्रशिक्षण नहीं दे पाते क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं में वृद्धि हो सकती है। फिर रोजगार में लैंगिक समानताएं। देखो ऑटोमेशन सबसे पहले क्या होता है, कम कौशल वाली नौकरियों का स्थान ले जाता है। जैसे जैसे ऑटोमेशन होगा, जिनके पास कम कौशल था उन नौकरी वालों को खतरा हो जाता है और उनका स्थान छूट जाता है। इससे रोजगार में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, क्योंकि देखो ये दिया गया था, ऑटोमेशन सबसे पहले लिपिक और सचिवीय भूमिकाओं यानी कि क्लरिकल एंड
सेक्रेटरियल भूमिकाओं को कम कौशल वाली नौकरियों का स्थान ले रहा है। इन रोजगारों में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है। अब देखो महिलाएं ना हमारी ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होती, यानी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, कम नॉलेज होती है उनको। मतलब पहले की महिलाओं की ये नहीं, पर आज तो बहुत तरक्की कर रही है महिलाएं। लेकिन एक मेल की तुलना में अगर हम देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लरिकल और सेक्रेटरियल पोस्ट पर ज़्यादा होती हैं, और इन पोस्ट में कम कौशल की वजह से इनकी नौकरी छूटने का ध्यान या रोजगार छूटने की समस्या ज़्यादा रहती है। तो रोजगार में लैंगिक समानताएं भी ऑटोमेशन ला सकता है। इस प्रकार यदि महिलाओं को फिर से प्रशिक्षण नहीं दिया गया या उनकी सहायता नहीं की गई तो वो ऑटोमेशन क्या होता है, उनके रोजगार के अवसरों को और कम कर देता है। सीधी बात इसमें यही समझने की थी, जो आपकी लिपिक और सचिवीय भूमिकाएं होती हैं उन पर महिलाओं की बहुत अधिक संख्या होती है, यानी कि उन पर महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। और अगर उनमें ऑटोमेशन कर दिया गया तो महिलाओं को अपने रोजगार के अवसरों को कम करने की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यही था। इसमें आगे फिर दिया गया है गिग वर्कर और नौकरी की असुरक्षा। अब गिग वर्कर क्या होते हैं, जो टेम्परेरी वर्क करते हैं, तो उनको अगर ऑटोमेशन आ गया तो टेम्परेरी थे वे, टेम्परेरी उनके पास स्किल नहीं है तो उनका काम भी या उनकी नौकरी भी छूट जाएगी, जिससे नौकरी की उनको असुरक्षा लगी रहती है। गिग वर्कर्स को ऑटोमेटिक प्रणालियों के साथ कार्य करते समय संगठनों से कोई सुरक्षा भी नहीं मिलती, इनकी वजह से उनको नौकरी की असुरक्षा रहती है। फिर मानवीय स्वास्थ्य एवं सेहत पर असर। अब श्रमिकों पर निरंतर नजर रखने और एल्गोरिथम नियंत्रण जैसे काम करने से श्रमिकों में तनाव बढ़ सकता है और उनकी ऑटोनॉमी कम हो सकती है। इसलिए डिजिटल डिवाइसेस लगातार जुड़े रहने के कारण थकान और बर्नआउट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, देखो आपने एक मशीन सेटअप कर दी, अब एक कर्मचारी है जो उनसे कंप्यूटर या मशीन उनसे लगातार जुड़ा रहा है, पूरे दिन वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसमें थकान और बर्नआउट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए लगातार ऑनलाइन जुड़े रहने का दबाव व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन को बाधित कर सकता है और उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। फिर मानवीय निगरानी एवं और निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट। अब जैसे जैसे आपने मशीन स्थापित कर दी तो वो क्या करेंगी, उसमें मानव के हस्तक्षेप को कम कर देंगी, और इससे क्या होगी, गलत निर्णय लेने की आशंका बढ़ सकती है। क्योंकि मशीन क्या होती है, मानव से अच्छा और सटीक निर्णय बहुत कम ही ले सकती है, यानी ले तो सकते हैं लेकिन थोड़े चांस कम है। मान लो मशीन खराब होगी, सिस्टम खराब हो गया और वो गलत निर्णय ले रहा है, तो ऐसी स्थिति भी पैदा कभी भी हो सकती है। यह भी अनुमान है कि ऑटोमेशन धीरे धीरे स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में इंसान की जगह ले सकता है, ये भी बताया गया है। ये तो हमने देख लिया, ऑटोमेशन के लाभ देख लिए, ऑटोमेशन के नुकसान देख लिए। अब हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि भाई कार्यस्थल पर जो ऑटोमेशन है वो समावेशी और सुरक्षित और न्याय संगत हो। तो इसके लिए हमें सुझाव देना है, यानी कि आगे की राह देनी है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि भाई एक बार मैगजीन को ना देखे, बिना मैगजीन के देखे आप सोच के बताओ कि भाई क्या आगे के लिए राह हो सकते हैं। तो बताओ आप। एक बार वीडियो को पॉज करके ना दे, मतलब रोक के वीडियो को सोच ले कि भाई हाँ भाई क्या क्या हो सकता है। अगर मैं आपको कुछ टाइम देने लग जाऊँ तो हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप एक बार वीडियो को रोक लें और फिर सोच के देखें भाई क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम सोचे तो देखो क्या हुआ, समावेशी सुरक्षित हमें ऑटोमेशन लाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले वही थी कि भाई ऑटोमेशन ना रोजगार को छीन रहा है, क्योंकि लोगों के पास, कर्मचारियों के पास स्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उनको कौशल और प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो अपनी क्षमता निर्माण कर सकें। फिर हमें पॉलिसी और रूल्स या रेगुलेशन ऐसे बनाने चाहिए कि जो भाई रोजगार को न छीने बल्कि उनके साथ समन्वय करे कर्मचारियों के साथ, कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ कर्मचारियों के अधिकारों की भी रक्षा करे। कुछ ऐसे हमें कानून बनाने चाहिए। फिर समावेशी डिजाइन बनाए, यानी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाए जो कि सभी कर्मचारियों के अनुकूल हो। और अगला मानव मशीन सहयोग, हम कह सकते हैं कि भाई हाँ मानव निर्णय और तकनीकी गति का संतुलन जरूरी है। फिर छोटे उद्योगों के लिए समर्थन देना चाहिए, हमें वित्तीय सहायता या प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि अगर ऑटोमेशन आ रहा है तो छोटे जो उद्योग होते हैं एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है मार्केट में टिके रहने का। तो उनको हम वित्तीय सहायता दे सकते हैं या प्रशिक्षण दे सकते हैं। फिर अगर हम और देखें तो सामाजिक संवाद होना चाहिए, मतलब नीतियाँ बनाते समय कर्मचारियों के साथ हमें
संवाद में रहना चाहिए सर कर्मचारियों के साथ, सरकार के साथ, कि भाई हम ये रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, इनका मतलब इनको यूज करना एक सुरक्षित वातावरण के लिए संभव है, सुरक्षित वातावरण को प्रदर्शित करता है कि ये सही है। तो ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं। तो मैगजीन में देखते हैं मेरे क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया भाई, आय समानता सुनिश्चित करना, यानी कि सभी के लिए मतलब ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाओ जो सभी के लिए सुरक्षित हो, यानी कि जो सभी कर्मचारियों के अनुकूल हो, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी उसको अपना सके और ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को वो सामाजिक सुरक्षा कवरेज दे सके। ये देखो आपकी लिखा गया है इस मैगजीन में कि भाई रोजगार छूटने की भी चिंता ना हो, ऑटोमेशन की वजह से अधिक खतरा झेल रहे गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए कुछ हमारे रूल्स हैं, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020। इसमें क्या किया गया था सामाजिक सुरक्षा संहिता में कि भाई ऐसी मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी को अपनाओ कि भाई जो सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करे। और दूसरे में औद्योगिक में क्या कहा गया था कि भाई जो श्रमिकों कानून को दोबारा से कौशल या प्रशिक्षण प्रदान करो। देखो ये दिया गया है कि श्रमिकों को ना फिर से कौशल प्रदान करो कि जो कर्मचारी नौकरी छोड़ रहा है उसके 15 दिनों के वेतन के बराबर उसकी राशि जमा की जा सके। किसके लिए? उसको प्रशिक्षण देने के लिए। मान लो किसी को नौकरी छोड़ रहा है कोई कर्मचारी, तो उसकी ना 15 दिन की सैलरी आप रख लो, 15 दिन के वेतन के बराबर की रुपया रख लो और उसको प्रशिक्षण प्रदान करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे तरक्की कर सके ऑटोमेशन की फील्ड में। फिर न्याय संगत ऑटोमेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। समावेशी नीतियां और कौशल सुधार करे, यानी कि ऐसा ऑटोमेशन नहीं होना चाहिए जो श्रमिकों का शोषण करे। मेन बात है ये न्याय संगत ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि ऐसा ऑटोमेशन नहीं हो जो श्रमिकों के हितों का शोषण करे या जो श्रमिकों का शोषण करे। फिर अगला है सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यशील कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कानून और नीतियों में प्रावधान करना चाहिए। ज़्यादा हमें कानूनों को समय समय पर अपडेट करना चाहिए, वर्कर्स के बारे में भी देखना चाहिए, हाँ भाई कैसे ये इसको प्रभावित कर रहे हैं। फिर अगला है रोबोटिक्स और मानव रोबोट इंटरेक्शन पर नियमों को संशोधित करना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुरक्षा मानदंड या प्रोटोकॉल लागू करने चाहिए ताकि श्रमिकों और ग्राहक के वो अनुकूल हो सके ऑटोमेशन। फिर डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को सुनिश्चित करना, यानी कि भाई कार्य के घंटों के बाद कर्मचारी से ये अपेक्षा नहीं रखी जाएगी भाई वो ओवर वर्क करे या और ज़्यादा काम करे जिससे कि बर्नआउट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाए। देखो ये नीचे दे रखा है ये रहा। जीरो डिस्कनेक्ट, यानी कि कार्य के घंटों के बाद कर्मचारियों से कार्य करने की अपेक्षा नहीं रखी जानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कार्य करवाते तो या तो ओवरवर्क की समस्या आ जाएगी या डिजिटल बर्नआउट जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। हमें ऐसे सुरक्षा मानदंड स्थापित करने चाहिए, ऐसे प्रोटोकॉल लागू करना चाहिए जो श्रमिकों के हित में हो। फिर मानव केंद्रित एल्गोरिथम को बढ़ावा देना, यानी कि हमें स्पष्ट एक शिकायत निवारण प्रणाली अपनानी चाहिए और कर्मचारियों से फीडबैक लेने के लिए भी एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें कि भाई कर्मचारियों से ज़्यादा फीडबैक लिया जा सके ताकि संगठन में कर्मचारी परमानेंट बने रहे और उनके बीच में मानसिक तनाव भी मतलब उनके अंदर मानसिक तनाव भी कम हो जाए। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे। फिर जागरूकता को प्राथमिकता देना, भाई ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को जागरूक करो कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बनो, अपना कुछ टाइम बचा के टेक्नोलॉजी के बारे में सीखें, जागरूकता अभियान चलाएं उनके बीच। फिर पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भाई हमें ये नहीं कि आप मशीन अपना रहे हो ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, लेकिन इसकी बजाय हमें ग्रीन ऑटोमेशन को अपनाना चाहिए जो पर्यावरण के हित में भी और पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा भी मिले, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति दीर्घकालिक अनुकूलन विकसित किया जा सके। तो ये आपकी मैगजीन में दिया गया था, सबसे पहला टॉपिक था इसमें। और इसी के साथ हम अब अगर हम एक बात कहें कि भाई क्या कह सकते हैं हम ऑटोमेशन के बारे में, तो हमें ऐसा ऑटोमेशन अपनाना चाहिए जो जो क्या हो, जो मैं कहूँ तो अगर जो श्रमिकों का रोजगार ना छीने बल्कि श्रमिकों के साथ एक संतुलन स्थापित करे और उनके बीच समन्वय बना रहे जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, फिर इसी के साथ हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि दिया गया है हमारा। सुर्खियां आ गई भैया, अभी सुर्खियों में क्या दिया गया? सबसे पहला है MOSPI ने भारत में महिला और पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डाटा रिपोर्ट जारी की है।
ये रिपोर्ट सुर्खियों में क्यों रही थी? क्योंकि यह रिपोर्ट जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने में भारत में लैंगिक स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान कर रही है। ये दे रखा आपकी मैगजीन में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए MOSPI क्या होती है, कौन सा मंत्रालय होता है, कौन सा विभाग होता है ये। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर हमें नजर बनाए रखनी है। सबसे पहले क्या, सबसे पहला बिंदु जन्म के समय लिंगानुपात। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो 2014 और 16 और 2018-20 के बीच जो शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात था वो 910 था और ग्रामीण क्षेत्रों में 907 था और ये 2018-20 के बीच अधिक हो गया है। तो शहरी क्षेत्रों में आप देख रहे हो लिंगानुपात ज्यादा है। लिंगानुपात क्या होता है? प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई शहरी क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कम है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि शहरी क्षेत्रों की ओर महिलाएं प्रवासन कर रही हैं, शहरी क्षेत्रों की ओर महिलाएं जा रही हैं। तो इस रिपोर्ट का सबसे पहला पॉइंट यही था कि शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में। फिर दूसरा था स्वास्थ्य। जो मातृत्व मृत्यु दर है MMR है वो 122 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई, यानी कि अब कम महिलाएं मर रही हैं। ठीक है। फिर अगला है शिक्षा। 2017 में जो पुरुष साक्षरता थी वो लगभग 85% थी और जो महिला साक्षरता दर थी वो 70% थी। ठीक है। जब और अब वो फिलहाल और साक्षरता बढ़ गई है। तो केरल में सबसे कम लैंगिक साक्षरता अंतराल है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे, जबकि राजस्थान में सबसे अधिक लैंगिक साक्षरता है। तो इसमें आगे दिया गया था आर्थिक भागीदारी। महिला श्रम बल भागीदारी यानी कि LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2018 में लगभग 23% था और 2024 में वो लगभग 41 या 42% हो गया। तो ये भी, इसमें भी वृद्धि हुई है। ठीक है। यानी कि महिलाएं अब ज्यादा भागीदारी ले रही हैं। वित्तीय समावेशन अगर हम देखें तो महिलाओं में लगभग 40% महिलाओं के खाते हैं बैंकों में और जो कि कुल जमा का लगभग 40% है। लगभग 40 है, ये देखो ये दे रखा है 39.7%। तो इस रिपोर्ट के ना आपको पॉइंट्स को याद रखना, प्री में कहीं पे नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में। मेंस के लिए अगर आप डाटा को कोट करें तो कर सकते हैं। फिर अगर हम राजनीतिक भागीदारी देखें तो भाई 2019 में लगभग 67% था योगदान मतदान में महिलाओं को, लेकिन 2024 में ये कम हो गया है, 65% या 66% हो गया। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इस पॉइंट को कि भाई 2019 में ये 67.2 था और 2024 में लगभग 66% हो गया है। महिलाओं के खिलाफ अगर हम हिंसा देखें तो भारत में लगभग एक तिहाई, मतलब एक तिहाई जो विवाहित महिलाएं हैं उनके ऊपर हिंसा से पीड़ित हैं वो, जो कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, बिहार में उससे कम, मणिपुर में उससे कम। ठीक है। तो ये मामले दर्ज किए जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा टॉपिक था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। यानी कि बिंदुओं में क्या क्या दिया गया था कि जो लिंगानुपात है वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। यानी कि शहरी क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा प्रवास कर रही हैं। जो मातृत्व मृत्यु दर है वो घटकर 97 हो गई है, पहले 122 थी। फिर शिक्षा में 2017 में पुरुष साक्षरता 24 लगभग 85% थी और जो महिला साक्षरता थी वो लगभग 70% थी। केरल में सबसे कम अंतराल है और जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा है। आर्थिक भागीदारी महिलाओं की श्रम बल में बढ़ रही है। राजनीतिक भागीदारी 2019 की तुलना में कम हुई है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी एक तिहाई है कुछ। इससे अगला है हमारा सब टॉपिक AI किरण। अब AI किरण क्या है? किरण की सबसे पहले फुल फॉर्म ही हमें पता होना चाहिए, शायद आपकी मैगजीन में दे भी रखी है अगले पेज पर, ये रहा। किरण की फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एंड नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। यानी कि किरण अगर हम कहें तो AI में महिलाओं को सशक्त बनाने की एक नई पहल है। ये देखो आपके मैगजीन में दिया भी गया है। AI में महिलाओं को सशक्त बनाने की एक नई पहल AI किरण की शुरुआत की गई है सरकार के द्वारा। इसी कारण ये टॉपिक सुर्खियों में रहा, AI किरण।
एआई किरण, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ज़्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए एआई किरण पहल को शुरू किया गया था। ये आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि भाई एआई किरण किससे संबंधित है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक, साइंस एंड टेक में महिलाओं का समर्थन और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इसका इसकी शुरुआत की गई थी। और किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई थी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण करने के लिए। आई थिंक मेरे को ये लग रहा है थोड़ी एक्टिवनेस कम है लेक्चर में ना, क्योंकि मैं अभी फिलहाल बाहर हूँ। और तो आपको पता है दूसरे प्लेस पे ना ये हो जाता है कि वहाँ भी थोड़ी एक्टिवनेस आ नहीं पाती। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को इनोवेटर, चेंज मेकर, लीडर के रूप में उभरने के अवसर देना, ताकि एक जीवंत एआई समुदाय को बढ़ावा मिल सके। नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय है वो भारत सरकार का, वो इसका नेतृत्व कर रहा है। फोकस क्षेत्र क्या है? महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अहम क्षेत्रों में एआई की प्रगति आगे बढ़ाने वाली 250 से अधिक महिलाओं के योगदान को उजागर करने पर ये बेस है, फोकस क्षेत्र है इसका। तो इसी के साथ ये टॉपिक था, नॉर्मल सा टॉपिक था भाई। एआई की जो किरण है वो महिलाओं को एआई में सशक्त बनाने के लिए है। इससे अगला एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हमारे लैपटॉप की बैटरी चेक कर लेता है। आई थिंक बहुत ही डाउन हो रहा है, 19% बची है केवल। तो आज हालांकि मैं टॉपिक तो लाया था 4-5, तो बैटरी कम होने की वजह से कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज तो यही कर रहा हूँ मैं, आज आपको इसको देख लेना है। तो इससे आगे क्या है? IMF द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, सिल्वर इकोनॉमी पर जोर। तो IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आउटलुक एक क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है IMF ने। ठीक है, अब सिल्वर इकोनॉमी, आपको देखो एक वर्ड आया सिल्वर इकोनॉमी। अब सिल्वर इकोनॉमी क्या आती है? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें वृद्ध जनसंख्या की सेहत, सुरक्षा या आवास या वित्तीय सेवाओं या तकनीक आदि को ध्यान में रखते हुए उत्पाद व सेवाएं विकसित की जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भाई सिल्वर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें उत्पादन या कुछ या और सेवाएं इस प्रकार विकसित की जाती हैं जो कि जो बुजुर्ग या वृद्ध जनसंख्या है उसके हित में हो। ठीक है, यानी कि सिल्वर इकोनॉमी उस आर्थिक प्रणाली को कहा जा सकता है जो वरिष्ठ नागरिकों को या बुजुर्ग आबादी की जरूरतों या सेवाओं के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। अब सिल्वर इकोनॉमी महत्वपूर्ण क्यों होती है भाई? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बुजुर्ग लोग ज़्यादा सक्रिय, जागरूक और खर्च करने में सक्षम होते हैं, और रोजगार के नए अवसर, आर्थिक वृद्धि का साधन भी ये बुजुर्ग लोग बन सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या दिया गया था, इस रिपोर्ट पर एक नज़र मार लेते हैं भाई। देखो, इस रिपोर्ट में व्यापार के संबंध में तनाव और नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति के चलते जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है उस पर जो उसका पूर्वानुमान है उसको जनवरी 2025 के अपडेट से घटाकर लगभग 3% कर दिया है। ये डाटा आपको याद नहीं रहना, कहीं पे पूछा भी नहीं जाएगा आई थिंक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाटे को याद ना करें। ये नहीं कभी जो मैगजीन लिख दिया उसी को हमें याद रखना, ज़्यादा इतना याद भी नहीं होएगा, और इसमें से हमें कुछ पॉइंट छांटने होंगे। तो सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़े, यूँ नहीं है कि भाई सब के ऊपर लग रहे हैं। फिर अगला है, साथ ही श्रम बल में वृद्ध हो रहे लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वस्थ एजिंग सुनिश्चित करने के पक्ष में नीतियां बनाएं। अब एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, स्वस्थ एजिंग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हेल्दी एजिंग होती क्या है। तो अगर मैं बोलूँ तो हेल्दी एजिंग यानी कि जब वृद्ध लोग उम्र बढ़ने के बावजूद शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम या सक्रिय हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्दी एजिंग। इसका सीधा और गहरा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है भाई? अगर मान लो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी हेल्दी हैं या मानसिक तनाव में नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। हेल्थ केयर खर्च पर वो कम 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 खर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भाई, बताओ क्या होगा? जो हमारा जो निजी स्वास्थ्य बजट है उस पर दबाव घट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे, ज़्यादा दवाई का यूज़ नहीं करेंगे, कम दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता होगी।
तो इससे हमारा जो निजी स्वास्थ्य बजट है वो घट जाएगा। फिर उत्पादकता में सुधार होगा, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अनुभवी होते हैं, ज़्यादातर सलाहकार शिक्षक या जो मेंटर की भूमिका निभाते हैं, जिससे युवाओं की दक्षता और संगठन की उत्पादकता भी बढ़ने की संभावना हो जाती है। फिर पेंशन और बीमा पर दबाव में कमी आ जाती है, क्योंकि जब बुजुर्ग लोग लंबे समय तक काम करते हैं, लंबे समय तक आत्मनिर्भर बने रहते हैं, तो सरकार को पेंशन जैसी योजनाओं में उतना व्यय नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक हेल्दी एजिंग का फायदा हो सकता है। फिर अगर हम और देखें तो जो स्वस्थ मतलब जो वृद्ध जन होते हैं, आप देखोगे भाई शहरों में मतलब जो ये वृद्ध लोग होते हैं अच्छी तरह घूम रहे हैं, अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो ना अपनी यात्रा पर, मनोरंजन पर, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे हमारे सिल्वर इकोनॉमी का विकास होता है, ठीक, और नए रोजगार सृजित होते हैं। तो यही स्वस्थ एजिंग थे। आपको हेल्दी एजिंग समझ आ गया होगा कि भाई वृद्ध जो हमारे बुढ़ापे में भी अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्दी एजिंग। तो इस रिपोर्ट के एक बिंदुओं पर मुख्य नज़र मार लेते हैं। इसमें बताया गया है कि दुनिया भर की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें तीव्र वृद्धि हो रही है, क्योंकि जन्म दर तो घट रही है, कम लोग पैदा हो रहे, लेकिन जो बढ़ती जीवन प्रत्याशा से लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ रही है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ओल्ड 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 पीपल यानी कि बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जन्म कम ले रहे हैं और जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, मर कम रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक ड्रैग की तरफ चली जाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि भाई जब देश में ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और डेमोग्राफिक ड्रैग क्या होता है, जब वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाए हमारी, हम तो उसको ही हम जा नहीं, अह, थोड़ी देर में, ठीक है, सॉरी। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक ड्रैग की ओर बढ़ जाएगी। इसी के साथ एक पॉइंट दिया गया, भी दुनिया की जनसंख्या की औसत आयु 2020 से लेकर इस सदी के अंत तक 11 साल तक बढ़ने का अनुमान है, यानी कि ज़्यादा वृद्ध लोग हो जाएंगे इकोनॉमी में। फिर स्वस्थ एजिंग क्या होती है, दीर्घायु में वृद्धि के साथ साथ वृद्ध हो रहे लोगों की कार्यात्मक क्षमता भी समय के साथ सुधार होती रहती है। वर्ष 2022 में 70 साल के व्यक्तियों की क्षमता वर्ष 2000 में 53 साल के व्यक्तियों के समान थी। इस लाइन का क्या मतलब है, जो 2022 में 70 साल का व्यक्ति है जो 2000 में 53 साल का व्यक्ति था वो सेम काम कर रहा है, यानी कि जो पहले हेल्दी लोग काम करते थे, आज वो 2022 में जो ओल्ड हो चुके हैं वो भी सेम काम कर रहे हैं, यानी कि उनकी दक्षता में सुधार हुआ है। फिर अगला पॉइंट, स्वस्थ एजिंग के लाभ क्या हैं। एक मिनट। सबसे पहला पॉइंट है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ग्लोबल जीडीपी में वृद्धि होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वृद्ध हो चुके हैं वो क्या करें, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा और उसमें वृद्धि हो जाएगी। और इसमें बताया गया है कि भाई स्वस्थ एजिंग की वजह से ना 2025 से 2050 तक वैश्विक औसत जीडीपी में 0.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। भाई मैंने आपको बताया था कि मैं घर से थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, घर से बाहर हूँ, तो अभी वहाँ पे कुछ मेरे को चाय पिलाने आए थे, तो आपको शायद थोड़ी डिस्टरबेंस हुई होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लें 1-2 दिन के लिए। अब आगे दिया गया है कि इसमें भारत का योगदान सबसे अधिक होगा, क्योंकि 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों की हिस्सेदारी भारत में तेजी से बढ़ रही है। फिर है भाई हमें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो ऐसी नीति स्वस्थ एजिंग के क्या लाभ होंगे, श्रम बल भागीदारी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, लक्षित स्वास्थ्य नीतियाँ वृद्ध श्रमिकों को अपने श्रम बल भागीदारी बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। अगर हम ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं जो जो स्वस्थ एजिंग को बढ़ावा देती हैं तो उनकी भागीदारी भी बढ़ती है हमारी इकोनॉमी में। वृद्ध लोगों की स्वस्थ एजिंग सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें क्या होगी, सबसे पहले मैं रिटायरमेंट की आयु को बढ़ा देना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देनी चाहिए, उनके जो कार्यस्थल है उसको अनुकूल बनाना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य
सेवाएं देनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक काम कर सकें। उससे आगे कह दिया गया है कि भाई श्रम बल भागीदारी अंतराल को कम करना, यानी कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको कम कर देना, किफ़ायती बाल देखभाल सुविधा देना ताकि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। ठीक है, इससे अगला पॉइंट क्या है, इससे आगे तो टॉपिक खत्म ही हो गया। तो आगे पॉइंट है विज्ञान, खत्म हो गया, बस ये टॉपिक खत्म ही हो गया आपका। तो यही थे आपके टॉपिक में, 1 मिनट शायद आपको ये कम समझ आया होगा। भाई स्वस्थ एजिंग सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें क्या हो सकती है हमारी। आप मैगजीन में मत देखो, वैसे बताओ कि भाई स्वस्थ एजिंग को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बताओ। उनकी सॉरी उनकी रिटायरमेंट की एज को हम कम कर दें ना, रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दें, क्योंकि अभी वो काम करने में सक्षम तो हैं। हम 60 साल के व्यक्ति को रिटायर कर दें, लेकिन वो व्यक्ति काम कर रहा है 73 की उम्र तक, 73 साल की उम्र तक काम कर रहा है। तो अगर हम 60 पे रिटायर कर देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। अब ये सोचेगा नहीं कि काम करे, तो हम रिटायरमेंट की एज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे सकें। पेंशन संबंधी हम सुधार कर सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दे सकते ताकि अच्छा काम करे, कार्यस्थल को अनुकूल बना सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए जो भी हस्तक्षेप होते हैं उनको कम कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और उसमें गुणवत्ता भी आ सके। श्रम बल भागीदारी अंतराल को कम करना, जनसांख्यिकी के संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए बेहतर कार्य संतुलन होना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छा एक वर्क प्लेस, अच्छा इन्वायरमेंट हो कि भाई काम जो कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी लाइफ हो सके श्रमिकों की, या वर्कर्स, या जो भी हैं कर्मचारी हैं। उनकी किफ़ायती बाल देख महिलाओं को किफ़ायती बाल देखभाल सुविधा देनी चाहिए ताकि उनकी भागीदारी भी इसमें बढ़ सके। तो दोस्तों आज का यही लेक्चर था, और इसके अलावा जो पार्ट है हम, आज तारीख क्या होगी, आज तारीख होगी है 24 जून। तो इस महीने के लगभग 6 दिन बचे हैं, और 6 दिन में हमें ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। कहाँ पे गया कर्सर, इस 6 दिन में ना हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं इस मैगजीन के। और हमारे टॉपिक बचे कौन कौन से हैं, एक बार इंडेक्स पेज की ओर चलते हैं, देखो कौन कौन से टॉपिक बचे हैं हमारे। अभी तो पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट भी बचा है भाई। एक वीडियो में देखो हम इसको कवर करेंगे, नीति एथिक्स को, सुर्खियों में रही योजनाएं, सुर्खियों में रहे स्थल, सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, इन सबको कवर करेंगे। फिर एक वीडियो साइंस टेक पर आ जाएगी, एक संस्कृति भी आज, या आज तो नहीं, आज तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बैटरी भी कम चार्ज लैपटॉप की, तो आज नहीं कल देखेंगे इस टॉपिक को। अगर हम आज आप करना चाहो तो मैं ये 10 नंबर एक टॉपिक 126 नंबर पेज पर सुर्खियों में रही योजना, एक बार इसको कर देते हैं एक बार। इतनी बैटरी तो पेंडिंग है ही भाई, अभी पावर ऑफ नहीं हो सकती। देखो ये रहा, सुर्खियों में रही योजना है। तो ये योजना का नाम है पीएम श्री स्कूल। आपको बताना है कि पीएम श्री स्कूल योजना क्या है। गूगल पर आपको एक बार सर्च करके देखो भाई पीएम श्री स्कूल योजना क्या है। अगर आपने मैगजीन पढ़ी है तो आप बता भी सकते हो, तो आप छोड़ो मैं बता देता हूँ। हाल ही में कुछ सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों ने पीएम श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन का विरोध किया था। अब पीएम श्री योजना क्या है, ये भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य क्या था, 2022 से 2027 के बीच देश भर में 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लाया जा सके। और यह योजना शिक्षा के समग्र विकास को बढ़ावा देती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। उद्देश्य इसके दो आपको मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं इसके। उद्देश्य क्या था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत सभी विद्यालयों को लाया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, समावेशी बनाई जाए, छात्रों में नागरिकता चरित्र निर्माण जैसी भावना विकसित की जाए,
और स्थायी और हरित विद्यालय यानी कि पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने वाले उपायों को अपनाना चाहिए। ठीक है, इस योजना की विशेषताएं क्या है आपकी मैगजीन में भी दे रखी है, वैसे मैं बता रहा हूँ, एक बार ओरल ओरल सुन लो तो मैगजीन अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। योजना मैंने आपको बता दिया, केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि रेशियो 60-40 का रहने वाला सेंटर स्टेट के बीच में वित्त पोषण के लिए। प्रमुख विशेषताएं इसकी योजना क्या है भाई, आधुनिक अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। एक मिनट स्क्रीन को पूरा कर देता हूँ। हाँ भाई, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना यानी कि स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए, कंप्यूटर और आईटी लैब जैसी वो सुविधाएं होनी चाहिए, और विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए। ये कुछ इसके पॉइंट हैं। यानी कि विद्यालयों में सौर पैनल, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी हरित पहले होनी चाहिए। फिर शिक्षण पद्धतियाँ कैसे होनी चाहिए भाई, अनुभवात्मक हो, ये नहीं कि भाई आप बच्चे को रट्टा मारे जा रहे हो। ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाओगे भाई जिससे वो रियल अनुभव ले सके बच्चा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो सीख सके। यानी कि लचीली शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए भाई, टाइम के साथ आप अपडेट कर सको। और प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित या खिलौने के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। फिर समावेशिता और समानता, लड़के, दिव्यांग बच्चों और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप जरूरी है। और जो इसमें विद्यालयों का चयन होगा वो चुनौती मोड के द्वारा होगा, चैलेंज मोड के द्वारा होगा, क्योंकि जिससे मतलब कैसे होगा ये चयन, सॉरी वो ना रहा है भाई गाड़ी का। चुनौती मोड के माध्यम से विद्यालयों का चयन किस प्रकार किया जाएगा भाई, वो स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर जाए और आवेदन करें। ठीक है, एक साक्षात्कार समिति होगी जो विद्यालयों के दावों की सत्यापन और अंतिम चयन प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी। अब आपकी मैगजीन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। मैंने जो आपको बताया वो सही सेम चीज़ दी गई है। संबंधित मंत्रालय क्या है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। 20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगी, इसमें उम्मीद है। अवधि इस योजना की 5 वर्ष है। स्कूलों का चयन किससे किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्कूलों द्वारा खुद आवेदन करना होगा। उनका कौन सा मोड था वो, चुनौती मोड, चुनौती, ये देखो ये दे रखा, चुनौती विधि पर उनका चयन आधारित होगा, जिससे स्कूलों को कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले स्कूल और इसके बीच में क्या, केंद्र सरकार के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा वही जो स्कूल है वो इन मानकों को, स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है, तो जो जो पात्र स्कूल होंगे उनकी एक सूची तैयार कर ली जाएगी, और फिर चुनौती विधि पर उन मानदंडों को देखकर उसको चयन कर लिया जाएगा। फिर क्या क्या लक्ष्य पूरे होंगे, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल जाएगी, ग्रीन स्कूल कार्यक्रम यानी कि सौर पैनल, जल संरक्षण जैसे प्लास्टिक मुक्त पहलों को जो कि पर्यावरण अनुकूल होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूलों में उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय, खेल के मैदान। ठीक है, ये सब कुछ विकसित किए जाएंगे। कौशल विकास के लिए काम किया जाएगा, जैसे प्रशिक्षण देना, उद्यमिता के अवसरों को शामिल करना, स्थानीय उद्योगों और सेंटर स्किल काउंसिल के साथ सहयोग करना। ये कुछ काम किए जाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास हो सके। फिर मेंटरिंग और नेतृत्व भी किया जाएगा, जिससे पीएम स्कूल होते हैं उनके आसपास के स्कूलों का मार्गदर्शन और नेतृत्व करेंगे, पीएम स्कूल होते हैं। यानी कि ओवरऑल ये है कि भाई शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। समावेशी शिक्षा दी जाएगी, लड़कियों को या जो भी अन्य वर्ग जो दिव्यांग बच्चे हैं सभी को उसमें शामिल किया जाएगा। शिक्षा के माध्यम जो मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए, ये पॉइंट मेन है, मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल गुणवत्ता आकलन प्रोग्राम, एक आकलन फ्रेमवर्क का उपयोग करके नियमित समय समय पर मूल्यांकन किया जाएगा कि स्कूल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जियो टैगिंग की जाएगी स्कूलों की। फिर है भाई संसाधन जुटाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों से सहयोग मांगा जाएगा। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 उसके लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी देखभाल की जाएगी भाई, हाँ भाई सही तरह से काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है समाप्त। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और कुछ भी अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हाँ भाई ये चीज़ अलग करनी है हमें ताकि लेक्चर की क्वालिटी और बेहतर हो सके तो वो हमें कमेंट में बता दें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और वीडियोज़ बाकी आपके 1-2 दिन में आ जाएंगे।